शुरू करते हैं पार्ट 2 जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 के, उसका पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में हमने 5 या शायद 4 क्वेश्चन किए थे, हाँ 4 किए थे और वीडियो बड़ी हो रही थी, तो अब हम बाकी के 3 क्वेश्चन करते हैं पार्ट 2 में। एग्जाम्पल 5 देखते हैं सामने स्क्रीन पर। तो एग्जाम्पल 5 की लैंग्वेज को रीड करेंगे और लैंग्वेज को रीड कर बहुत ही केयरफुली पहले फिगर ड्रॉ करेंगे और फिगर ड्रॉ करके जो भी उसने हमको डिटेल गिवन है वो गिवन डिटेल नोट करेंगे वहाँ पर, और क्या फाइंड करना है वो देखते हैं फिर। तो पहला कहता है कि द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंडेड टू बी 40 मीटर longer when the sun's altitude is 30 degree, when it is 60 degree find the height of the tower। समझ में आया? नहीं समझ में आया कुछ भी। लैंग्वेज थोड़ी उलझी हुई है और पूरे एक सेंटेंस में ना इसने पूरे क्वेश्चन को कह दिया है। बात थोड़ी यहाँ पर ये आ गई कि एक ही सेंटेंस में ग्रामेट्रिकली एक ही सेंटेंस में पूरी बात को बोल दिया गया है। तो ज़रा समझते हैं वर्ड टू वर्ड की क्या कह रहा है। द शेडो ऑफ ए टावर, एक कोई टावर है उसकी शेडो की बात चल रही है फिलहाल। हमने इसलिए ये देखा कि एक टावर है और जब एक टावर होगा तो उसकी शेडो भी कहीं ना कहीं ग्राउंड पर पड़ेगी तो है ही। चलो जी, तो हमने देख लिया कि ये कोई एक टावर है, ए बी इज़ ए टावर। इसको मैं टावर को यहाँ लिख देता हूँ, ए बी इज़ ए टावर। चलो जी, अब इसकी शेडो ग्राउंड पर कहीं ना कहीं तो पड़ेगी। मैंने माना कि इसकी शेडो इस टावर की शेडो, यह शेडो ग्राउंड पर ये बी सी जो है इसकी शेडो है। इज इट क्लियर? चलो जी, ये हो गई शेडो, इस टावर की शेडो होगी ग्राउंड पर। अभी तक हमको केवल इतने समझ में आया है कि एक टावर वर्टिकल है। देखो टावर खड़ा होगा तो ग्राउंड पे ही होगा, हवा में तो होगा नहीं, और वर्टिकल होगा नीचे तो होगा नहीं। ठीक है, अब फिर सुनते हैं आगे की कहानी। द शेडो ऑफ ए टावर ऑफ स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड लेवल इज फाउंडेड टू बी 40 मीटर लॉन्गर दैन। इस टावर की जो शेडो ये पड़ रही है ना, ये 40 मीटर ज़्यादा पाई गई। इज फाउंडेड टू 40 मीटर लॉन्गर दैन when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree। देखो इस सेंटेंस का क्या मतलब है। इस टावर की जो शेडो पड़ रही है ना ग्राउंड पर, यहाँ से सनलाइट आ रही है, सनलाइट, तो इस सन की लाइट से तो आ रही होगी ना। तो सन की लाइट से जो ये सनलाइट पड़ रही है ना, तो सन से जो रे आ रही है इस टावर को, और जो यहाँ पर शेडो बना रही है, ये वाला एंगल इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एल्टीट्यूड। ये एंगल जब 30 डिग्री था, ठीक है, और ये एंगल जब 60 डिग्री था, ध्यान तो ना, तो शेडो 60 मीटर लॉन्गर पाई गई पहले वाली शेडो से। ठीक है, नहीं समझ में आया, मुझे पता है नहीं समझ में आया, दोबारा बताता हूँ। कितना लॉन्गर कहा इसने? सॉरी 40 मीटर लॉन्गर दैन, 40 मीटर लॉन्गर दैन, 40 मीटर लॉन्गर दैन व्हेन एंगल इज 60 डिग्री। दोबारा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ आ जाओ। एक टावर हो गया ए बी। हमने ऑब्जर्व किया कि इस टावर की सनलाइट से जो एल्टीट्यूड से जो शेडो बन रही है ना, ये शेडो है, ये शेडो पाएगी कितनी? 60 डिग्री। अब सनलाइट हमेशा फिक्स तो रहती नहीं है, आप देखते हो ना, सूरज इधर से निकलता है और इधर जाकर छिप जाता है। तो सनलाइट से जो, आपने कभी ये भी देखा होगा, जब कभी कभी हम दोपहर के ठीक 12 बजे चलते हैं ना सड़क पर, तो हमारी जो शेडो है थोड़ी बड़ी लंबी होती है, और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा शेडो थोड़ी कम होती जाएगी। वही बात कर रहे हैं। जब एंगल 60 डिग्री था इस रे का, सनलाइट का, तो जो भी थी शेडो, जो भी थी, मान लो बीडी थी, लेकिन कुछ देर बाद एंगल अब 30 हो गया, कुछ देर बाद एंगल 30 हो गया, तो अब शेडो 40 मीटर लॉन्गर देन हुई, 40 मीटर ज़्यादा हुई। तो ये पूरी शेडो है। पहला शेडो ये थी, जब एंगल 60 था तब तो शेडो ये थी, और जब एंगल 60 से कम होकर 30 रह गया, जब एंगल शेडो का एंगल हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जब 60 से कम होकर 30 हो गया, तो शेडो लॉन्गर हो गई, पहले से 40 मीटर ज़्यादा हो गई। अगर ये 100 थी अब 40 और ज़्यादा हो गई, ये बोल रहा है। तो ये जो शेडो बनाई हमने इधर, ये 40 मीटर लॉन्गर देन है। ठीक, अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको एक बात और बताऊँगा। जो एंगल, कभी कभी ये बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एंगल 30 कहाँ लेना है और 60 कहाँ लेना है। कई बार मिस्टेक हो जाती है कि 30 को हम यहाँ ले लेते हैं, 60 को यहाँ ले लेते हैं। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, जो एंगल दूर होगा वो छोटा होगा। दूर मतलब जो हमारा टावर है या बिल्डिंग है या झंडा है या मकान है, जो भी है, इससे जो दूर होगा, जो छोटा होगा वो आपको दूर बनाना है। छोटा एंगल कहाँ बनाओगे आप लोग? दूर बनाओगे। तो छोटे एंगल को हमको दूर बनाना है, तो करना क्या है क्वेश्चन में हमको? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द
टावर की हाइट फाइंड करनी है तो लेट ए बी ए टावर, लेट ए बी ए टावर। ए बी क्या हो गया? टावर। और ये टावर की मैंने हाइट को मान लिया है h, और जो शैडो पहले वाली थी ना उसको मैंने मान लिया x, और जो पूरी शैडो बन गई अब बन गई वो x + 40 की। ठीक, तो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ी सी बातों को कि ए बी कितना है h, बी डी कितना है x, और सी डी कितना है 40 मीटर। अब इन सभी जानकारियों को देखते हुए मेरे को अच्छा इसे 90 को शो करने की कोई जरूरत नहीं है, कन्फ्यूज करेगा मेरे दिमाग को। अब मेरे को क्या करना है, दो एंगल हैं तो 2 ट्रायंगल में आना होगा, 2 एंगल हैं और 2 ट्रायंगल में आना होगा, 2 एंगल हैं और 2 ट्रायंगल में आना होगा। तो पहले किस में आओगे? छोटे वाले हैं, मैंने बताया था आपको। तो ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, राइट ट्रायंगल ए डी बी। और अब बता दो ए डी बी में ट्रायंगल ए बी डी, बल्कि नाम गलत लिख दिया, जहाँ पर 90 होता है ना वो लेते हैं हम लोग बीच में, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो हमको काम किस किस में है? हमको परपेंडिकुलर और बेस, मतलब tan लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? tan 60 के सामने परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी। tan 60 की वैल्यू टेबल से √3, ए बी की वैल्यू h और बी डी की वैल्यू x। ठीक है, तो इस x को तो भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, x इंटू √3 इज इक्वल टू h, √3 को भेज देते हैं अपॉन में, तो x इज इक्वल टू h अपॉन √3। यहाँ से हमने क्या किया? x की वैल्यू फाइंड कर ली पहले, h की टर्म्स में x की वैल्यू। अब आओगे बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी, और सेम यही काम करेंगे जो अभी किया है, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यार बताओ ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 परपेंडिकुलर और बेस, तो tan लेंगे इस बार भी, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन होगा? ए बी, परपेंडिकुलर तो होगा ए बी अपॉन बेस होगा इसका बी सी। अब जरा tan 30 की वैल्यू बताओगे क्या? 1/√3, ए बी कितना है? h, बी सी अगर आप ध्यान से देखो तो बी सी x और 40, x + 40, तो बी सी हो जाएगा x + 40। हमको h फाइंड करना है, यहाँ से हाइट फाइंड कर रहे हैं टावर की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h की √3 में करोगे तो h √3, और x + 40 की 1 में करोगे तो x + 40। अब क्या करोगे आप लोग? h √3 इज इक्वल टू x की वैल्यू जो पीछे आ चुकी है वो यहाँ पर लाकर रख दोगे, h अपॉन √3 + 40, और ये कहाँ से रखी हमने? फ्रॉम फर्स्ट से। अब मेरा काम है h को फाइंड करना, h निकालना है मेरे को। तो इस टर्म को उठा के इधर ले आओ, h √3, जब इसको इधर लाओगे तो माइनस के h अपॉन √3 और बराबर क्या रह गया? 40। अभी सिंप्लीफाई कैसे होगा देखो, बहुत ध्यान सुनना। √3 नीचे ले लिया मैंने एलसीएम, √3 नीचे मैंने क्या ले लिया? इसका एलसीएम। √3 की मल्टीप्लाई जब h √3 में करोगे तो ध्यान दो, √3 3 होता है, मल्टीप्लाई करते हैं जब, तो 3h माइनस h इज इक्वल टू 40, तो 3h माइनस h, तो 2h अपॉन √3 इज इक्वल टू 40, तो 2h इज इक्वल टू √3 गया इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है, 2 आ जाएगा अपॉन में, तो 40 इंटू √3 अपॉन 2 आ जाएगा अपॉन में, डिवाइड कर देंगे तो h की वैल्यू 20√3 मीटर। यही क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्योंकि √3 की वैल्यू गिवन तो है नहीं तो यही छोड़ देंगे, 20√3 मीटर। तो h की वैल्यू मतलब कि टावर की हाइट 20√3 मीटर। तो ये तरीका रहेगा इस तरह क्वेश्चन को करने का। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज भी करेंगे कई सारे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा सिंपल तरीका ये होता है कि पहले ना छोटे ट्रायंगल में आओ, ऐसा कुछ वैसे जरूरी नहीं है, आप बड़े में पहले आ सकते हैं, लेकिन छोटे में आओगे तो काम आपका इजीली हो जाएगा, जैसे अभी इजीली हो गया है। नोट करेंगे तुरंत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फिगर यहाँ पे गिवन नहीं है, खुद बनाएंगे। और हाँ, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन भी पढ़ने को मिलेगा। अब तक हमको सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन ही मिल रहे थे। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसकी फिगर थोड़ी अलग बनती है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारी एक्सरसाइज में भी आएंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज को बहुत ध्यान से केयरफुली कम से कम 2-3 बार रीड करना। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब इस बार जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर से नीचे देख रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप and the bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the
मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। बहुत ही थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली लैंग्वेज आ गई, फिर से एक सेंटेंस में पूरी बात को बोल दिया है उसने। हमको अब तक ये समझ में आया है कि दो बिल्डिंग है क्वेश्चन में दो बिल्डिंग्स हैं, एक सिंपल बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, और दो ही एंगल बन रहे हैं। पता नहीं क्या लिखा था कि बॉटम से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं, क्या कह रहा है अभी नहीं समझ में आया। तो फिलहाल जितना समझ में आया उतना तो बनाओ। हमको ही पता है कि एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है और एक सिंपल बिल्डिंग है। देखो इस तरह क्वेश्चन में हमेशा प्रॉब्लम आ जाती है अक्सर कि दोनों को हम इक्वल बनाएं क्या। भाई एक बिल्डिंग है, एग्जाम में भी वो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएंगे इस तरह के, तो कई बार ना दोनों को इक्वल बनाना पड़ता है, कई बार एक को छोटा एक को बड़ा बनाना पड़ता है। इसकी पहचान ये है कि अगर इक्वल होगी ना तो एक क्वेश्चन में स्पेशल लिखा हुआ आएगा कि दोनों इक्वल हैं, तभी आप इक्वल मान लोगे। ऐसा क्वेश्चन बुक में आएगा, हमारे पास एक्सरसाइज में आएगा, मतलब वहाँ लिखा हुआ आएगा स्पेशली कि इक्वल है। फिलहाल उसने इक्वल का कोई जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक बिल्डिंग छोटी है एक बिल्डिंग बड़ी है। अभी ये नहीं पता कि कौन सी छोटी है या कौन सी बड़ी है, लेकिन है छोटी बड़ी, वो देखते हैं, दोबारा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो पहले आप एक काम करो, हमको दो बिल्डिंग बनानी तो है ही, तो मैंने पहले क्या किया, ये तो हो गया मेरा ग्राउंड, और मैंने ग्राउंड पर दो बिल्डिंग ऐसे पहले खड़ी कर दी। अब कौन सी बिल्डिंग इनमें सिंपल वाली है, कौन सी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, वो बात करेंगे तो थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो डिटेल ना क्वेश्चन में कहीं ना कहीं छुपी होती है, वो हाइड होती है इन्फॉर्मेशन, हाइड। वो सोचेंगे कि कौन सी बिल्डिंग कैसी है। जब हम बहुत बारीकी से वर्ड टू वर्ड एक एक बात को समझेंगे। चलो जी शुरू करते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे देखा जा रहा है, मतलब कोई ना कोई या तो ऊपर से यहाँ नीचे देख रहा है या फिर उस ऊपर से यहाँ नीचे देख रहा है। पढ़ेंगे आगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। एक मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग के टॉप से, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप का और बॉटम का डिप्रेशन एंगल दिया हुआ है। दोबारा पढ़ेंगे भाई एक बार और समझ लो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि ऊपर से देख रहे हैं, ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना वो टॉप का है एक तो, और एक बॉटम का है। अब चलो मैं आपको दोनों संभावनाएं बताता हूँ। दोनों संभावनाएं या तो ऐसा है कि या तो ये बोल रहा है कि यहाँ से इसके बॉटम का और इसके टॉप का, समझ रहे बात को, या वो ये बोल रहा है यहाँ से इसके टॉप बॉटम का और इसके टॉप का। तो जरा एक बात तो बताओ मेरे को, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बने इस फिगर में? दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको क्लिक करके, दोबारा दिखाता हूँ। ये बात कोई जल्दी से बताएगा नहीं आपको, चाहे आप कितना ही ऑनलाइन पढ़ लेना। उसने कहा था एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब मैंने यहाँ से यहाँ देखा, जब मैं इस बिल्डिंग के ऊपर गया और मैंने इस बिल्डिंग के बॉटम को देखा, तो हाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लेकिन यहाँ से वहाँ देखने में तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बनता यार, ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। लेकिन अगर मैं यहाँ ना खड़ा होकर यहाँ खड़ा हो जाऊँ भैया जी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बॉटम का और एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप का। होगी बात क्लियर? मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं, इस वाली को देख रहे हैं, समझ भाई बात। तो हम ऑब्जर्वर यहाँ है और यहाँ देख रहा है और यहाँ देख रहा है, तो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग ये वाली हुई। वो ये तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, ये तो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान आया नहीं आया? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप का और बॉटम का डिप्रेशन एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग के टॉप से 30 और 45 है। तो 30 और 45 है, ठीक। तो सुनो, जो ये वाला एंगल बनाया था ना मैंने टॉप वाला, क्योंकि देखो टॉप वाला 30 है कहा उसने, और 45 कौन सा कहा उसने? बॉटम वाला। तो टॉप की लाइन ये आ रही है ना, ये जो लाइन है टॉप वाली है, तो 30 यहाँ लिखेंगे। ये लाइन जो ये मार्क किया है ये बॉटम पे आ रही है ना, तो 45 यहाँ लिखेंगे। अब मेरे को ये पता कैसे चला कि टॉप का 30 है और बॉटम का 45 है? देखो बुक की खास बात है कि जो वर्ड पहले लिखा गया है वो पहले एंगल के लिए है
जो बाद में लिखा गया है वो बाद के लिए है। तो अपनी लैंग्वेज को फिर से रीड करो और देखो पहले क्या लिखा उसने, टॉप एंड द बॉटम। पहले टॉप है, बॉटम है, इसी ऑर्डर में एंगल होंगे। तो पहले 30 है तो टॉप के लिए होगा, बॉटम है तो 45 होगा। तो इस वाले मल्टी स्टोर, तो ए बी कौन सी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, और बी सी डी कौन सी बिल्डिंग है, 8 मीटर ऊंची वाली। तो इस बिल्डिंग के टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप का और बॉटम का डिप्रेशन एंगल 30 और यहाँ का 45 है। अब फिगर आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या था कि फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। एक तो इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट बता दो, एक तो इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट बता दो, जिसको मैं h मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बता दो। ये कह रहा है वो, ठीक। इसको मैंने क्या मान लिया, पॉइंट को P। क्लियर होगी बात। तो लेट ए बी बी ए, लेट ए बी बी ए मल्टी स्टोरेड, लेट ए बी बी ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, लेट ए बी बी ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। बस इतना बहुत है। ए बी को मैंने क्या माना हुआ है, H। अब सुनो, बहुत ध्यान से देखना, बी सी और डी ई, जितनी बी सी है X है मान लो, तो डी ई भी तो उतनी होगी ना, बी सी और डी ई ये हो जाएगी X। सी डी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 8। सी डी 8 है, और अगर आप ध्यान से देखो, जितनी सी डी होगी उतनी ही बी ई भी होगी, जितनी सी डी होगी उतनी ही कौन होगी, बी ई। तो यहाँ लिख देता हूँ बी ई। चलो जी, अब जी ऊपर की बची ए ई, ये ध्यान देना भैया, ये हो जाएगी H-8। अरे पूरी H है, ये नीचे की 8 है, तो वो हो जाएगी H-8, मतलब ए ई हो जाएगी H-8। अब सब जानकारी हमने लिख ली है, फिगर बन चुकी है। अब आओगे आप ट्रायंगल में। अब पहले हम कौन से ट्रायंगल में आए, ये तो थोड़ा सा उलझा हुआ फिगर बन रहा, कोई बात नहीं। देखो, एक 30 वाला एंगल है, एक 45 वाला एंगल है। वैल्यू तुमको दोनों फाइंड करनी है ना, H और X दोनों फाइंड करनी है ना, H और X भी। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो आप चाहे पहले कोई से में आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं पहले ऊपर वाले में आ रहा हूँ, AED में, इन राइट ट्राइंगल AED, राइट ट्राइंगल AED। और अगर आपको हो तो मैं आपके लिए ट्राइंगल को बाहर निकाल रहा हूँ, ट्राइंगल AED, डी कितना 30, ये कितना है H-8, और डी मेरे पास में है ऊपर, देखो ध्यान से, इधर लिखा हुआ है X। तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो tan लेंगे। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AE अपॉन बेस DE। tan 30 1/√3, AE की वैल्यू H-8, DE की वैल्यू X। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, H-8, बस एक काम करो, X को भेज दो उधर, X/√3, ये बन गई फर्स्ट। ये कौन सी बन गई, फर्स्ट। अब आता है ट्राइंगल ABC में, इन राइट ट्राइंगल ABC। जब ट्राइंगल ABC में आओगे तो ABC में ले लो आप tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कौन है देख के बताओ, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस कौन है, BC। तो tan 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1, और AB कितना है H, BC कितना है X। ये देखो ध्यान से, AB पूरा H है, BC कितना है X। X को भेज दो मल्टीप्लाई में इधर, तो X इज इक्वल टू H, ये हो गई सेकंड। चलो जी, तो मतलब X और H दोनों इक्वल होंगी, ये तो आ गया ना, X और H दोनों इक्वल होंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपकी इस तरह के, हर क्वेश्चन में आपकी H और H इक्वल आए, जरूरी कुछ नहीं। आप ये X की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, H-8 इज इक्वल टू X की जगह, यहाँ पर X की जगह H रख दे रहा हूँ, H/√3। इसको इधर भेज देंगे, H-H/√3, 8 को भेज देंगे इधर प्लस में, ठीक है। H कॉमन ले लो, तो क्या रह जाएगा, 1 - 1/√3 अपॉन 8। तो H इंटू इसका ले लेते हैं LCM, तो √3 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो √3 - 1 इज इक्वल टू 8। अब H फाइंड करने के लिए √3 अपॉन में है तो मल्टीप्लाई में गया, 8 √3, और ये नीचे आ गया √3 - 1। भाई जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है, नीचे जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है।
तो h की हमारे पास वैल्यू तो आ गई, मगर आपको बात याद होगी, रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में ना कभी भी वैल्यू रूट में नहीं छोड़नी, डिनोमिनेटर में जो नंबर्स आ रहे हैं वो रूट में नहीं होने चाहिए, मतलब इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे क्लास 9th में किया था हमने, कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करके 8√3 अपॉन √3 - 1, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, √3 + 1 से डिवाइड और √3 + 1 से मल्टीप्लाई। तो h इज इक्वल टू 8√3 इंटू √3 + 1 अपॉन a - b a + b। तो ये क्या बना, ये काम करना जरूरी होता है, a² - b²। तो h इज इक्वल टू 8√3 इंटू √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 8√3 इंटू √3 + 1 अपॉन 2, तो 2 4 जा 8, तो h इज इक्वल टू 4। चाहो तो इस √3 को अंदर भेज दो, √3 की √3 में करोगे तो 3, √3 की में करोगे तो √3, तो ये वैल्यू आ गई h की, 4 इंटू 3 + √3, और यही x है फ्रॉम सेकेंड, x भी तो यही है 4 3 + √3। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी, h मतलब 4 + 3 √3 मीटर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस मतलब x, वो भी यही हो गई 4 इंटू 3 + √3 मीटर। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ऐसा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7, तुरंत नोट करेंगे इसको पहले एक बार। देखते हैं एग्जांपल नंबर 7, कहता है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, एक कोई ब्रिज है जो एक रिवर के ऊपर है, एक नदी के ऊपर है। तो बहुत ध्यान से आपको इसकी फिगर समझनी पड़ेगी। एक नदी है, रिवर, ये क्या है, एक रिवर है, इसमें ऐसे पानी बह रहा है, ठीक है, ये इसके अंदर एक पानी बह रहा है। अब देखो पुल मतलब ब्रिज तो मैं इसके ऊपर बना नहीं पाऊंगा बोर्ड पर, ठीक, ब्रिज ऐसे है, इसके ऊपर ऐसे है, ये रिवर का एक किनारा है, जैसे नदी बहती है ना, ऐसे नदी बह रही है, ऐसे भाई फ्लो इसका इस तरह से नीचे को, ठीक है, पुल ऊपर है। तो देखो पुल यहाँ है, तो पुल में यहाँ तक बना तो पाऊंगा नहीं, तो मैंने मान लिया पुल ए पर है, इधर पुल है, ठीक। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज पर कोई पॉइंट मैंने मान लिया पी कोई पॉइंट है ब्रिज पर, आपको दिख रहा है पानी के अंदर, मगर एक्चुअल वो पानी से ऊपर है, ठीक है। और ये इस नदी के दो कॉर्नर्स हैं, जिनको बैंक बोलते हैं अंग्रेजी में। ये कह रहा है कि इस पुल के इस पॉइंट से नदी के दोनों किनारों पर जो ऑब्जर्वर ने एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व किया, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर। रिवर के जो अपोजिट साइड दो बैंक हैं, बैंक मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा, एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 45 डिग्री है, एक एंगल 30, दूसरा एंगल 45। इफ़ द ब्रिज इज़ ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, ब्रिज जो है इस बैंक से 3 मीटर की हाइट पर है। ब्रिज की जो हाइट है, ये हाइट, ये 3 मीटर है, ब्रिज की हाइट 3 मीटर है। तो कहता है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, इस रिवर की विड्थ बतानी है, रिवर की विड्थ, ये मैंने मान लिया इसको m, ठीक है। और जो दो बैंक्स हैं वो a और b पर है, कुछ इस तरीके से बनेगी। अब किसी के मन में अगर ये सवाल आ रहा है ना कि ये 30 इधर को लिया है, 45 उधर को लिया है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कहीं भी ले सकते हैं, 30 को उधर ले लो, 45 को इधर ले लो, नो प्रॉब्लम। तो दोबारा देखते हैं, एक नदी बह रही है, नदी के ऊपर एक पुल पर कोई पॉइंट P है, पॉइंट P से नदी की इस किनारे का, इस वाले बैंक A का, नदी के उस किनारे का, उस वाले बैंक B का, किसी ने एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्व किया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री मिला। आपको ध्यान होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जब यहाँ बनता है ना, तो उसको यहाँ भी शो करता है इस तरीके से, और फिर 45 वाले को यहाँ शो करेंगे। नदी से, बैंक से जो इस पॉइंट की जो हाइट है 3 मीटर है, ठीक। तो क्या करना है, विड्थ फाइंड करनी है, नदी की ये विड्थ फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को फाइंड करना तो है ए बी, एक्चुअल में ए बी, मैं ए एम फाइंड कर लूँगा और बी एम फाइंड कर लूँगा और दोनों को प्लस कर दूँगा आपस में, ए एम प्लस बी एम, ठीक। तो क्या लिखेंगे, लेट ए एंड बी आर द टू
बैंक्स ऑफ रिवर, ये दो नदी के किनारे हैं। P एनी पॉइंट ऑन, कहाँ पर, ब्रिज पर। P कोई पॉइंट है ब्रिज पर, और P से M की जो हाइट है, पॉइंट PM की जो हाइट है वो कितना हो गया, 3 मीटर। और अगर आप कहो तो मैं AM को x मान लेता हूँ, जरूरत तो खैर है नहीं वैसे, फिर भी मान लो, और BM को मान लेता हूँ मैं y। AM इज इक्वल टू x, BM इज इक्वल टू y। अब हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। AM इज इक्वल टू x, BM इज इक्वल टू y, यहाँ रख देंगे, प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले बात करते हैं इस ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल PMA। तो इन राइट ट्राइंगल PMA, अब मेरे को आप PMA आके बता दो किन किन की बात हो रही है। 30 के अपोजिट परपेंडिकुलर और एक्स कौन है, बेस, तो 10 लेंगे इस बार भी, ज़्यादातर 10 ही ले जाता है वैसे ज़्यादातर। tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PM अपॉन बेस AM। tan 30 की वैल्यू 1/√3, PM की वैल्यू 3, AM की वैल्यू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इज इक्वल टू 3√3। तो एक तो आपने फाइंड कर दी x की वैल्यू 3√3 मीटर। अब चलते हैं उधर वाले ट्राइंगल में, इन राइट ट्राइंगल PMB। ट्राइंगल PMB में जब हम जाएंगे तो फिर से लगाओ tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर PM अपॉन बेस BM। tan 45 की वैल्यू 1, PM की वैल्यू 3, BM की वैल्यू y गया उधर, तो y कितना आ गया, 3। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, x भी आ गया, y भी आ गया। सो विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू x प्लस y, तो 3 प्लस √3 प्लस y 3। अब √3 की वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो बस काम खत्म, 3 यहाँ से कॉमन ले लो, और कॉमन लेके बस ऐसे छोड़ दो, √3 + 1 मीटर, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है और हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। हमने एग्जांपल कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, अब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 9.1 सॉल्यूशन। एक ही एक्सरसाइज है, करीब 15 के करीब क्वेश्चन है और 2 पार्ट में होगा, ऑब्वियसली बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9.1 सॉल्यूशन के साथ।